हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, सामान्य हिंदी रिवीजन महाकुंभ का आज भाग 11 है। और आज हम इसमें देखने वाले हैं दोस्तों, वाक्य रचना या वाक्य भेद जो टॉपिक है, इसको हम अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। यानी कि वाक्य के हम प्रकार देखेंगे दोस्तों, रचना के आधार पे वाक्य देखेंगे, अर्थ के आधार पे वाक्य देखेंगे, और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो वाक्य भेद से बनते हैं उनको भी देखेंगे। तो ये जो रिवीजन क्लासेस चल रही हैं आपकी सामान्य हिंदी रिवीजन महाकुंभ की, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल क्लासेस हैं दोस्तों आपके ग्रुप से एग्जाम के लिए। और साथ ही जो हमारी टेस्ट सीरीज आती है रोज, लाइव टेस्ट सीरीज रात में, उत्तराखंड जी के, सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन वाली, वो तो रामबाण इलाज है किसी भी ग्रुप सी एग्जाम का। ठीक है, उसको आप बिल्कुल मिस मत करना। और जितने भी टॉपिक्स आपको दिए जा रहे हैं यहाँ पे, उनको आप अच्छे से फॉलो करो। तो आज हम देखेंगे हिंदी रिवीजन महाकुंभ में वाक्य भेद। देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा है जो हमारी सबसे छोटी इकाई क्या होती है। सबसे छोटी इकाई हमारी ध्वनि होती है। ध्वनि से बनता है हमारा वर्ण या अक्षर दोस्तों। ठीक है, वर्ण या अक्षर मिलकर बनाते हैं शब्द। शब्द के बाद हमारा बनता है पदबंध। ठीक है, वैसे शब्द जब हमारा किसी वाक्य में प्रयोग होता है तो इसको फिर पद कहा जाता है। और शब्द के ऊपर इकाई होती है पदबंध, इससे ऊपर होता है फिर उपवाक्य। ठीक है, और उपवाक्य के ऊपर होता है हमारा वाक्य। तो ये पूरी वाक्य रचना का मैंने आपको क्रम बता दिया। वाक्य जो है दोस्तों, एक हिसाब से भाषा की, अगर सार्थक भाषा की बात करें तो वाक्य जो है सबसे बड़ी इकाई होगी। सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर होगा, है ना। ध्वनि देखा जाए तो सबसे छोटी इकाई है, लेकिन अगर लिखने में अगर हम बोले तो लिखने में जो सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों वाक्य रचना की, वो वर्ण होगा। और वाक्य रचना में अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि जो सबसे बड़ी इकाई कौन सी है भाषा में, या जो सार्थक हम लिखेंगे हिंदी, उसमें वाक्य सबसे बड़ी इकाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्रम है, आपको याद रखना है। वर्ण, फिर शब्द, फिर पदबंध, उपवाक्य और वाक्य। उपवाक्य दोस्तों जो वाक्य पर ही आश्रित वाक्य होगा छोटा सा, उसको उपवाक्य कहते हैं। पदबंध जिससे पूरा वाक्य जिस पद से बधा होगा, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, वो कहलाएगा पदबंध। ठीक है, तो ये तो हो गई वाक्य की डेफिनेशन। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, वाक्य की जो एक उचित परिभाषा है हिंदी के अनुरूप, उसको हम देखेंगे। तो हिंदी में देखिए वाक्य की जो एक सार्थक परिभाषा है, वो आपकी हो जाएगी। देखिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो हमारे विचारों और भावों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है, उसको वाक्य कहते हैं। तो वाक्य की एक संपूर्ण परिभाषा ये हो जाती है कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो हमारे विचारों और भावों को पूर्ण रूप से व्यक्त कर रहा है। वाक्य में 6 अनिवार्य तत्व देखने को मिलेंगे आपको। कोई भी वाक्य होगा दोस्तों, उसमें 6 अनिवार्य तत्व होंगे। पहला है सार्थकता, यानी कि वाक्य में कुछ अर्थ होना चाहिए, निरर्थक वाक्य नहीं होना चाहिए। वाक्य में सार्थकता होना जरूरी है, योग्यता होनी जरूरी है, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम होना जरूरी है, और अन्वय जो होता है मेल। अब अन्वय क्या होता है, तो अन्वय देखिए दोस्तों, वाक्य के पदों में व्याकरण की दृष्टि से लिंग, पुरुष, वचन, कारक आदि में सामंजस्य होना चाहिए। ये नहीं कि वाक्य में मैंने लिंग स्त्रीलिंग डाल दिया और कारक में मैं ऐसा डाल दे रहा हूँ कि, या जो भी अन्य, जैसे मैं मान लो वचन डाल दे रहा हूँ, पुरुष डाल रहा हूँ, तो उसमें अंतर आ जा रहा है। ठीक है, यानी कि जैसे मैं बोलूँ कि सीता अच्छा लड़की है, ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा जो है विशेषण मैंने गलत डाल दिया। तो यानी कि वाक्य में पदों के व्याकरण में जो होता है दोस्तों, लिंग, पुरुष, वचन, कारक आदि में सामंजस्य भी होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि वाक्य सार्थक होना चाहिए, और इसी सार्थकता को और इन्हीं लिंग, वचन, काल आदि की, कारक आदि के मेल को अन्वयी कहा जाता है। यह अन्वय होता है। पदक्रम दोस्तों क्या होता है, जैसे कि हिंदी में पहले कर्ता आता है। ठीक है, कर्ता के बाद आपका कर्म आपको देखने को मिलता है, फिर हमको देखने को मिलती है क्रिया। क्रिया के बाद हमारी सहायक क्रिया होती है। तो एक पदक्रम भी होना चाहिए वाक्य का, ये नहीं कि पहले आप लिख दे रहे हो क्रिया, फिर उसके बाद लास्ट में लिख रहे हो कर्ता को। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जैसे मैं बोलूं राम खाना खाता है, अब ये थोड़ी बोलूंगा मैं है खाता खाना राम। ठीक है, राम पीछे थोड़ी चले जाएगा, एक सार्थकता भी होनी चाहिए। ठीक है, वाक्य में सिस्टमेटिक जो पदक्रम है ये होना चाहिए, यही होता है पदक्रम। तो देखिए, वाक्य में 6 अनिवार्य तत्व है, क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। इतने तो पूछेगा नहीं, या क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि इनमें से वाक्य का अनिवार्य तत्व नहीं है, 3 यहां से ऐड कर देगा, एक वो अलग दे देगा। तो आपको याद रखना है, वाक्य में 6 अनिवार्य तत्व होते हैं, और वाक्य के दोस्तों 2 अंग होते हैं। ठीक है, 2 अंग क्या क्या होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य दोस्तों वाक्य का वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाए, और विधेय दोस्तों जो उद्देश्य के बारे में कहा जाता है वो विधेय होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मोहन खेलता है। तो मोहन खेलता है में दोस्तों मोहन जो होगा उद्देश्य होगा, क्योंकि वाक्य का अंग है ना जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, और मोहन क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो खेलना क्या हो जाएगा दोस्तों, विधेय हो जाएगा। ऐसे सेकंड एग्जांपल है, देखिए मोहन साइकिल से स्कूल जाता है, तो मोहन जो हो जाएगा इसमें उद्देश्य हो जाएगा, स्कूल जाना दोस्तों इसमें साइकिल से क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा।
तो सिंपली समझना है भाई, वाक्य दो अंगों से मिलकर बनता है। उद्देश्य और विधेय वाक्य में होना अनिवार्य है। ठीक है, उद्देश्य और विधेय होना भी वाक्य के अंग हैं, ये होना बहुत जरूरी है। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि वाक्य क्या होता है, वाक्य के अनिवार्य तत्व क्या है, वाक्य के कितने अंग हैं। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं वो आपके क्लियर हो गए। अब सिंपली आ जाएंगे कि वाक्य का जो वर्गीकरण किया गया है, वाक्य भेद जिसको हम कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वाक्य भेद कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्य भेद की मैं अगर बात करूं दोस्तों, तो मैंने आपको बता दिया वाक्य भेद जो है हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है दोस्तों हमारा रचना के आधार पे वाक्य, और दूसरा हमारा हो जाता है दोस्तों अर्थ के आधार पे वाक्य। ठीक है, तो रचना के आधार पे वाक्यों के भेद होते हैं 3, और अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद होते हैं 8। अब रचना के आधार पे जो 3 भेद हैं वो देख लो, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो इन्हीं से क्वेश्चन कई बार बन जाता है। एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट यहीं से बनता है कि इनमें से अर्थ के आधार पे वाक्य का भेद नहीं है, तो आपका 3 यहां से दे देगा और एक ये रचना वाला दे देगा। ऐसे क्वेश्चन ये भी बनता है कि इनमें से रचना के आधार पर वाक्य भेद नहीं है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, विधानवाचक वाक्य, ऐसे ऑप्शन बना देगा। तो विधानवाचक आपका सही हो जाएगा, क्योंकि विधानवाचक जो होता है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद होता है। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके देख ले फिर। तो देख लेते हैं, रचना के आधार पे वाक्य भेद देखते हैं पहले, फिर उसके बाद अर्थ के आधार पे वाक्य भेद देखेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला जो है हमारा सरल वाक्य। सरल वाक्य में देखिए, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग हैं, एक तो उद्देश्य होता है, विधेय होता है। तो सरल वाक्यों में दोस्तों एक उद्देश्य और एक ही विधेय होगा, इसे साधारण वाक्य भी कहा जाता है। तो पहला प्रकार जो है रचना या बनावट के आधार पे, ऐसे वाक्य में सरल वाक्य की जो परिभाषा है, सरल वाक्यों में केवल एक उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, मोहन पढ़ता है, सीता जाती है, सीता गाती है। ठीक है, रमेश खेलता है। तो यहां पर हम देखते हैं दोस्तों, एक उद्देश्य है रमेश, मोहन, सीता, और एक ही वो क्या कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं या जिसपे पूरा वाक्य हमारा है, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो वो हमारा एक ही है। यानी कि एक उद्देश्य एक विधेय जिस भी वाक्य में होगा वो सरल वाक्य होगा। इसका हमेशा ध्यान रखना आप। ठीक है, बस ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, सरल वाक्य आप आसानी से पहचान सकते हैं। अगला जो प्रकार होता है दोस्तों वो होता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य को दोस्तों आपको हमेशा पहचानने का सरल तरीका है कि संयुक्त, जैसे कि नाम से पता लगा, जॉइंट सेंटेंस। जॉइंट करने के लिए इसमें दोस्तों सेंटेंसों को क्या होगा, बीच में एक योजक अवयव जुड़ा होगा। संयोजक अवयव इसमें होगा या समुच्चय बोधक शब्द होगा, जैसे कि और, एवं, तथा, या, अथवा, अतः, इसलिए, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, तो ये जो शब्द हैं, ये जो संयोजक अव्यय है या समुच्चय बोधक शब्द भी इनको कहा जाता है, वाक्यों को जोड़ने के लिए बीच में यूज होंगे। जैसे मैं बोलूंगा कि मेरे पिताजी और मैं बाजार गए, तो और शब्द आ गया ना, तो दो वाक्यों को कनेक्ट कर ले यहाँ पे, मेरे पिताजी और मैं बाजार गए। या फिर मैं एक वाक्य बोलूं, हम नैनीताल घूमने गए और हमने वहां नाव पर सवारी की। हम नैनीताल घूमने गए और हमने वहां पे नाव में सवारी की। ठीक है, राम ने वर्ष भर मेहनत नहीं की इसलिए वह फेल हो गया। तो इसलिए जो आ गया बीच में, ये आपका समुच्चय बोधक शब्द आ गया। ठीक है, और अथवा भी जो है दोस्तों, ये भी आपका क्या होता है, समुच्चय बोधक शब्द होता है, संयोजक अवयव होता है, जो कि संयुक्त वाक्य में ही पाया जाता है। अब संयुक्त वाक्य दो या दो से अधिक सरल वाक्यों से बनकर मिलकर बना होता है, बट इसमें संयोजक अवयव पक्का होगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, पाठ समाप्त हुआ और घंटी बज गई। तो देखिए, है तो वाक्य सरल वाक्य, पाठ समाप्त हुआ, पाठ समाप्त हुआ। ठीक है, एक उद्देश्य एक विधेय, घंटी बज गई, एक उद्देश्य एक विधेय, यानी कि दो सरल वाक्यों से मिलकर बना है, लेकिन बीच में हमारा संयोजक अव्यय लगा है और। अगला देखिए, वह धनी है पर लोग ऐसा नहीं समझते। तो वह धनी है, लोग ऐसा नहीं समझते, बीच में संयोजक अव्यय जुड़ा है पर, तो इससे हो जाएगा ये संयुक्त वाक्य। छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया। तो इसलिए भी जो है दोस्तों आपका क्या है, संयोजक शब्द है। इनको समुच्चय बोधक शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगला जो प्रकार है दोस्तों, फिर आगे आ जाता है आपका मिश्र वाक्य। ठीक है, तो मिश्र या मिश्रित वाक्य दोस्तों, ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट होगा, इसको पहचानने में थोड़ा बच्चे कच्चा खा जाते हैं। तो देखिए, सरल वाक्य सिंपल था, एक उद्देश्य एक विधेय। संयुक्त वाक्य में आपका हमेशा संयोजक आपको एक शब्द मिलेगा बीच में। मिश्रित वाक्य में दोस्तों आपका जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, तब इनको जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय होंगे, जैसे कि, जो, क्योंकि, जैसा वैसा, जब तब, जहां वहां, जिधर उधर, और यदि, यद्यपि, तथापि। तो ऊपर वाले जो हमारे संयोजक शब्द हैं उनको आपने याद रखना दोस्तों। उनके इतर आपको मिश्र वाक्य में एक तो उपवाक्य मिलेगा मेन, और उस पे एक आश्रित उपवाक्य मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, नेहा ने कहा कि वह और अधिक मेहनत करेगी। किसने कहा?
नेहा ने कहा, पूरा वाक्य किस पे फोकस्ड है, नेहा पे है। तो मुख्य उपवाक्य इसमें क्या हो जाएगा, नेहा ने कहा। और बीच में जुड़ा हुआ है इसमें देखिए मिश्र वाक्य में जो हमारा समुच्चय बोधक अव्यय है, जैसे कि तो नेहा ने कहा कि वह और अधिक मेहनत करेगी। हमेशा ध्यान देना दोस्तों, जहां पर मिश्र वाक्य को पहचानने का सबसे सफल या शानदार तरीका ये है कि आप जरूर ये ध्यान देना कि मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य होगा और एक आश्रित उपवाक्य होगा, यानी कि मेन वाक्य पे आधारित ही दूसरा उपवाक्य होगा। तो दोनों की कनेक्टिविटी एक दूसरे से होगी। ऐसे वाक्य मिश्र वाक्य में आते हैं। और साथ में अगर बीच में समुच्चय बोधक कुछ शब्द जो है जैसे कि क्योंकि, जो, कि और यद्यपि, तथापि, तो आप मान के चलिए वहां पे मिश्र वाक्य ही होगा। ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, यदि काम पूरा नहीं हुआ तो ठीक नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिए यदि काम पूरा नहीं हुआ तो जो हो गया आपका समुच्चय बोधक अव्यय है, और यदि भी जो है दोस्तों ये भी आपका समुच्चय बोधक अव्यय है। तो यदि और तो आ गए वाक्य में, और आप देख रहे हैं दोस्तों इसमें मुख्य उपवाक्य जो है दोस्तों वो हो जाएगा काम पूरा नहीं हुआ। यदि काम पूरा नहीं हुआ ये मुख्य उपवाक्य है। अगर काम पूरा नहीं होगा तो रिजल्ट निकल रहा है, तो फिर क्या होगा, ठीक नहीं होगा, यानी कि वो उसका आश्रित उपवाक्य हो गया, डिपेंडेबल जो हमारा सब सेंटेंस हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य की पहचान है। मैंने एक आदमी को देखा जो घायल था। अब देखिए इसमें जो मुख्य उपवाक्य होगा, मैंने एक आदमी को देखा। मेन वाक्य क्या है, मैंने एक आदमी को देखा। जब उस आदमी को देखा तभी तो नेक्स्ट वाक्य उसमें जुड़ पा रहा है। जो मेन मैं वाक्य बोल रहा हूं पहले का, उसी पे आधारित दूसरा वाक्य है। तो पहला वाक्य कहलाता है मुख्य उपवाक्य, और इस पे आधारित जो है वो आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। मैंने एक आदमी देखा जो घायल था। घायल था क्या हो जाएगा, आश्रित उपवाक्य। जो क्या हो जाएगा इसमें आपका समुच्चय बोधक अव्यय। तो मिश्र वाक्य भी बहुत सिंपल होते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि कठिनता आती है। अगर आप समझ के पढ़ेंगे हिंदी तो बहुत सिंपल है हिंदी। हिंदी जो भाषा है दोस्तों, हिंदी व्याकरण है, अगर आप प्रेम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक हिंदी पढ़ते हैं तो यकीन मानिए बहुत आसान लगेगी आपको हिंदी। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों को भी खासकर मैं बोलूंगा बहुत आसान होती है हिंदी, ज्यादा कठिन बना के ना पढ़ें इसको। तो ये था भाई हमारा रचना या बनावट के आधार पे वाक्य के भेद। अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पे वाक्य भेद। ठीक है, तो अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद है, 8 भेद है। दो क्वेश्चन तो यहीं से निकल के आएंगे। देखिए अब मैं 3-4 क्वेश्चन आपको रिवीजन करा देता हूं जो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। 3-4 क्वेश्चन तो यही बन जाएंगे, जैसे कि वाक्य में कितने अनिवार्य तत्व बताए गए हैं, तो वाक्य में टोटल 6 अनिवार्य तत्व बताए गए हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए। अगला आ जाएगा दोस्तों, रचना के आधार पे वाक्य भेद कितने हैं, तो रचना के आधार पे वाक्य भेद 3 होते हैं। चौथा क्वेश्चन यही आ जाएगा, अर्थ के आधार पे वाक्य भेद कितने हैं, तो अर्थ के आधार पे वाक्य भेद 8 होते हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट क्लियर हो गए। तो अब देखते हैं चलिए अर्थ के आधार पे वाक्य भेद। तो पहला जो इसमें होता है दोस्तों विधानवाचक वाक्य। 8 जो भेद होते हैं दोस्तों, हमारे 8 भेदों की मैं बात करूं तो इसमें आपका विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इसके बाद इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयादि बोधक जो हमारे अर्थ के आधार पे वाक्य भेद है, ये 8 है। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे पहले विधानवाचक क्या होता है। विधानवाचक वाक्य वो वाक्य कहलाते हैं दोस्तों जिसमें क्रिया होने की या करने की जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया होने की या करने की जानकारी प्राप्त हो, या ऐसे वाक्य जिनसे किसी निश्चितता का भी बोध होता है, वो विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि क्रिया होने की जानकारी प्राप्त हो रही है, मैं स्कूल जाता हूँ, महेश पढ़ रहा है, सीता खेल रही है, सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है, शेर जंगल में रहता है, भालू जंगल में रहता है। तो ये सभी क्या है, विधानवाचक वाक्य हैं। यानी कि कुछ वाक्यों में क्रिया होने की या क्रिया करने की जानकारी प्राप्त होती है, और कुछ वाक्यों में आपको कनेक्टिविटी ट्रिक है कि निश्चितता का बोध होगा। जैसे कि सूर्य जंगल में, शेर जंगल में रहता है, तो शेर जंगल में ही तो रहता है भैया। शेर चिड़ियाघर तो अपवाद है ना, पकड़ के लाया गया उसको, लेकिन मेनली उसका जो प्लेस है वो जंगल का राजा कहते हैं शेर को। ऐसे सूर्य पूरब से उगता है। अब भाई पश्चिम से होगा कभी सूर्य, जब से ये धरती बनी, जब से अस्तित्व में आई सब चीजें, तो पूर्व दिशा से ही सूर्य उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो ऐसे वाक्य होते हैं विधानवाचक वाक्य। अगला जो प्रकार है दोस्तों निषेधवाचक वाक्य, जिनको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं इंग्लिश में। तो निषेधवाचक वाक्य कार्य न होने या न करने का भाव जिन वाक्यों में प्रकट होता है वो निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे राम नहीं पढ़ता है, बच्चों को मत बुलाओ, उसे मना कर दो, मैं नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार के जो वाक्य होंगे दोस्तों ये निषेधवाचक वाक्य होंगे जिसमें नकारात्मकता का बोध होगा। ठीक है, नहीं, मत, ठीक है, और जो अभी मैंने शब्द बोला मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो नहीं और मत ज्यादा इसमें आपको देखने को मिलेगा ऐसे सेंटेंसों में। जहां पर नकारात्मकता का बोध होगा वहां पे निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। अगला वाक्य जो भेद है वो भी बहुत सिंपल है, प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य में सिंपली यार दोस्तों प्रश्न पूछने का भाव आ जाता है।
जैसे कि राम कहाँ जा रहे हो, तुम कब आए, आपके हाथ में क्या है, ठीक है, वह किस लिए आया है। तो जहां पर भी प्रश्न पूछने का भाव होगा और प्रश्नवाचक चिन्ह होगा वाक्य के अंत में, वहां पर प्रश्नवाचक वाक्य होगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये वाक्य का प्रश्नवाचक भेद है, ध्यान रखिएगा। ये सिंपल है। अगला जो है भाई आज्ञावाचक। तो आज्ञावाचक वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, अनुरोध, प्रार्थना, उपदेश का भाव होता है, उन वाक्यों को आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। तो दोस्तों ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा का बोध होगा या किसी का ऑर्डर देने का बोध होगा, अनुरोध यानी कि प्रार्थना, ठीक है, ये करने का बोध जहां पर, और या उपदेश का भी, जैसे मैं बोलूं उपदेश का भाव क्या है, गौतम बुद्ध ने अहिंसा का उपदेश दिया था। तो गौतम बुद्ध ने कैसा उपदेश दिया था? अहिंसा का उपदेश दिया था। वहां पे हो जाएगा आपका आज्ञावाचक। ठीक है, क्योंकि उपदेश का भाव आ रहा है। बड़ों का आदर कीजिए, आज्ञावाचक वाक्य है। कृपया शांत रहिए, ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? आज्ञावाचक। सिंपली समझना है, आज्ञावाचक वाक्य जो होंगे उसमें आज्ञा, आदेश, अनुरोध, प्रार्थना और उपदेश का भाव पैदा होगा सेंटेंसों में। तो साफ पता चला बड़ों का आदर करना चाहिए, शांत रहिए, ठीक है। और कोई प्रार्थना, जैसे आप, आपसे विनम्र निवेदन है, ठीक है, आपसे विनम्र निवेदन है, तो हम अगर ये सेंटेंस बोलते हैं तो इसमें प्रार्थना की जा रही है। तो ये सभी आज्ञावाचक वाक्य भेद हो जाएंगे। अगला है देखिए इच्छावाचक। तो इच्छावाचक वाक्य वो होते हैं दोस्तों जिन वाक्यों में इच्छा, शुभकामना या आशीर्वाद का भाव होता है। ऐसे वाक्य जिनमें इच्छा, शुभकामना या आशीर्वाद का भाव हो, वो इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं बोलूं तुम सबका कल्याण हो, भगवान तुम्हारे साथ है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों? एक शुभकामना दी जा रही है, ठीक है, तुम सबका कल्याण हो, भगवान तुम्हारे साथ है। और जैसे मैं बोलूं मेरा आशीर्वाद है, मेरा आशीर्वाद है कि आप सफल हो, ठीक है। जैसे मैं आप सभी अभ्यर्थियों को बोलूं कि मेरा आशीर्वाद है कि आप सभी ग्रुप सी एग्जाम में सफल हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ? अपनी इच्छा को जाहिर कर रहा हूँ ना, और आपको शुभकामना दे रहा हूँ। तो ऐसे वाक्यों में होता है इच्छावाचक वाक्य होते हैं, ठीक है, इच्छावाचक वाक्य भेद है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो पॉइंट है, अगला जो प्रकार है छठा, ये होता है संदेहवाचक। संदेहवाचक वाक्य, जैसे नाम से पता चला, डाउटफुल सेंटेंस, यानी कि जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त हो, वो कहलाते हैं हमारे संदेहवाचक। या तो उसमें डाउट होगा या दूसरा उसमें संभावना होगी कुछ करने की। अब वो उसकी यहाँ पे टोटल वो नहीं है कि कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है करके पूरी गारंटी नहीं है, बट खाली संभावना है। जैसे मैं बोलूं संदेहवाचक वाक्य में, शायद हम नैनीताल जाएं, शायद राम आए, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि जैसे कि मैं बोल दूं शायद वर्षा हो, ठीक है। और ऐसे देखिए संदेह या हमारा ज्यादातर इसमें जो शब्द होगा, शायद शब्द ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें हमेशा संभावना या संदेह व्यक्त किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना दोस्तों, संदेह या संभावना जहां पे होगी संदेहवाचक होगा। इसके बाद अगला जो है दोस्तों वो है संकेतवाचक, ठीक है, इंडिकेटर या इंडिकेशन बोलते हैं, इंडिकेशन या इंडिकेटर सेंटेंस। तो क्रिया का होना दूसरी क्रिया पे निर्भर होता है। जिन वाक्यों में क्रिया का होना दूसरी क्रिया पे निर्भर होता है, वहां पर हमारा संकेतवाचक शब्द भेद होगा। यानी कि समझिए इसको दोस्तों, वाक्य भेद होगा, माफ कीजिए, शब्द भेद बोल रहा हूं मैं। तो यहां पर क्या होगा? एक क्रिया दूसरे पे आश्रित होगी। सिंपली समझ लो, जैसे कि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो क्रिया का होना यानी कि पहली क्रिया होती, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी कि पहली क्रिया का होना दूसरी क्रिया पे निर्भर होता है। वर्षा अच्छी होती तभी तो फसल अच्छी होती ना। यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होंगे, ठीक है। तो अगर आप परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। तो दूसरी क्रिया जो है दोस्तों पहली क्रिया पे आधारित है। देखिए, सफलता तब मिलेगी जब परिश्रम करेंगे, अच्छी फसल तब होगी जब वर्षा होगी, ठीक है। तो हमेशा जब क्रिया का होना दूसरी क्रिया पे निर्भर करता है, तो वहां पर हो जाता है संकेतवाचक। और इसके बाद दोस्तों अंतिम भेद है हमारे वाक्य का, जो होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। तो विस्मयादि बोधक वाक्य दोस्तों जिन वाक्यों से विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि प्रकट होते हैं, वहां पर होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। और इसमें आपके विस्मयादि बोधक शब्द के साथ साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह भी आपको देखने को मिलेगा, ये वाला, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे कि ये विस्मयादि बोधक वाक्य है। जैसे कि शाबाश तुमने बढ़िया काम किया, ठीक है। और यहीं पे मैं बोलूं आह, आह शब्द अगर मैं यूज करके बोलूं, आह राम वन को चले गए, ठीक है, या हे राम मेरे प्राण गुजरने वाले हैं। या मैं अगर बोलूं घृणा दिखाऊं, छी छी कितनी गंदी बात है, ठीक है। या शोक की बात भी करें तो दोस्तों जहां पर भी ऐसे शब्द प्रयोग होंगे या विस्मयादि बोधक जो भी शब्द होते हैं दोस्तों, हर्ष के रूप में, विस्मय के रूप में, शोक के रूप में, घृणा के रूप में, तो वहां पर हमेशा होगा विस्मयादि बोधक वाक्य, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, यह है विस्मयादि बोधक वाक्य की पहचान, और ये अंतिम भेद है अर्थ के आधार पर वाक्य का। तो यहां पर हमने दोस्तों देख लिया, समझ लिया, रचना के आधार पर वाक्य भेद और अर्थ के आधार पर वाक्य भेद क्या होते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों वाक्य भेद का जो विग्रह है। देखिए, सरल वाक्य मिलता है बनके किससे? उद्देश्य और विधेय से।
सरल वाक्य में केवल उद्देश्य और विधेय ही होगा। जैसे मैं आपको बता चुका था, सरल वाक्य जैसे मोहन पढ़ता है, मैंने बोला तो मोहन है, उसमें एक उद्देश्य और विधेय केवल पढ़ना है। ऐसे संयुक्त वाक्य की मैं बात करूं तो इसमें सरल वाक्य होगा दो, और एक बीच में योजक शब्द होगा। जैसे मैं बोलूं, ठीक है, कि पाठ समाप्त हुआ और घंटी बज गई, जैसे एग्जाम्पल था अभी, पाठ समाप्त हुआ सरल वाक्य था, और घंटी बज गई, तो और उसमें योजक था, और घंटी बज गई क्या, सरल वाक्य था। मिश्र वाक्य में दोस्तों अगर इसका विग्रह करें तो पहला होता है प्रधान उपवाक्य, और दूसरा इस पे आश्रित उपवाक्य होगा। और प्रधान उपवाक्य पे ही आश्रित उपवाक्य रहेगा डिपेंडेबल, ये ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूं, यदि काम पूरा नहीं हुआ तो ठीक नहीं होगा, तो यदि काम पूरा नहीं हुआ तो ये प्रधान उपवाक्य है, और इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, ठीक नहीं होगा, तो ये आश्रित उपवाक्य है। तो ये हमारे वाक्य भेद के विग्रह हैं जो आप समझ गए होंगे दोस्तों। इसके अलावा देखिए, कभी कभी क्वेश्चन ये बन जाता है कि सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए, तो वो भी आपको आना चाहिए, और वो बहुत सिंपल होता है, उसमें कठिनता नहीं होनी चाहिए आपको। जैसे मैं सिंपली बोलूं कि आपको कोई एक वाक्य ले लेते हैं, सरल वाक्य को मान लीजिए हमने बदलना है किसमें, संयुक्त वाक्य में, ठीक है। जैसे मैं बोलूं, सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे। सूर्योदय होने पर सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे, ये हो जाएगा हमारा सरल वाक्य, ठीक है। जैसे ही सूर्योदय हुआ, सनराइज हुआ, तो पक्षी बोलने लगे। ओके। अब यहां पर देखिए दोस्तों, इसी को अगर संयुक्त वाक्य बनाना है तो सिंपली आपको उसमें योजक चिन्ह एक बीच में ऐड कर देना है, योजक जो शब्द है। तो हम यहाँ पर जो इसको संयुक्त वाक्य में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे, तो इसी को हम लिखेंगे सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। होने पर को हमने तोड़ दिया, सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे, तो ये सरल वाक्य बन गया मिश्र वाक्य, ठीक है। ऐसे कुछ सरल वाक्य को सरल वाक्य बन गया संयुक्त वाक्य, माफ कीजिएगा, जो ये सरल वाक्य था सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे, उसको हमने संयुक्त वाक्य बनाया, सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। ऐसे अगर मैं इस क्वेश्चन को बोलूं दोस्तों आप, कि आपका एक सरल वाक्य को आप बदले किसमें, मिश्र वाक्य में, तो मिश्र वाक्य के लिए मैंने आपको क्या बताया, एक होगा आपका, सबसे पहला जो होगा क्या होगा, प्रधान उपवाक्य होगा, दूसरा आश्रित होगा, ठीक है। अब जैसे मैं सरल वाक्य को बदलता हूं मिश्रित वाक्य में, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बोलो, सरल वाक्य बोल दीजिए, वह, ठीक है, वह मेज खरीदने बाजार गया। कहाँ गया, बाजार गया, ठीक है। ये हो गया सरल वाक्य, हुआ नहीं सरल वाक्य, देखिए इसमें सिंपल है, एक उद्देश्य एक विधेय है। कौन गया, वह गया मेज खरीदने, कहाँ गया, बाजार गया, तो एक उद्देश्य एक विधेय है इसमें। तो अब इसी सरल वाक्य को, ये तो हो गया सरल वाक्य, अब मैं बोलूं कि इसी सरल वाक्य को आप बदलिए मिश्र वाक्य में। अभी हमने संयुक्त वाक्य में बदला था पहला वाला, अब इसी को मिश्र वाक्य में अगर मैं बदलूं तो क्या हो जाएगा, देखिए। तो इसको अगर देखिए, वह मेज खरीदने बाजार गया, ठीक है। तो अब इसी को अगर मैं मिश्र वाक्य में बदलूं तो ये हो जाएगा भैया, देखिए, क्योंकि क्योंकि उसे मेज खरीदनी थी, क्योंकि उसे मेज खरीदनी थी, इसलिए वह बाजार गया, ठीक है, इसलिए वह बाजार गया। तो देखिए, मैंने सिंपल सरल वाक्य को बदल दिया भैया मिश्र वाक्य में, और यहां पर मैंने मिश्र वाक्य के समुच्चय बोधक शब्द भी यूज कर लिए, क्योंकि और इसलिए। वह मेज खरीदने बाजार गया, ये सरल वाक्य था, अब इसी को मिश्र में मैंने बदल दिया, क्योंकि उसे मेज खरीदनी थी इसलिए वह बाजार गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका मिश्र वाक्य। बहुत सिंपल है, समझ गए होंगे आज का टॉपिक आप, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता ये टॉपिक, काफी लोग इसको डिफिकल्ट समझते हैं इस टॉपिक को, बट बहुत सिंपल टॉपिक है। ऐसे जो हमारा एक टॉपिक आता है पदबंध वाला, वो भी बहुत ईजी होता है, लेकिन समझदारी न होने की वजह से वो कठिन लगता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो यही भी वाक्य भेद को समाप्त करते हैं। इसके अलावा दोस्तों वाक्य भेद में दोस्तों कुछ हमारे प्रेरणार्थक वाक्य भी पाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं दोस्तों जिस वाक्य में कर्ता स्वयं क्रिया नहीं करता है, लेकिन किसी अन्य से क्रिया करवाता है, उसको प्रेरणार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे आप प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ते हैं ना, ऐसे प्रेरणार्थक वाक्य भेद भी होता है, ठीक है। हालांकि काउंट नहीं किया जाता है मुख्य रूप से तो केवल रचना के आधार पे और अर्थ के आधार पे वाक्य भेद होता है, लेकिन कभी क्वेश्चन बन सकता है। प्रेरणार्थक वाक्य दोस्तों आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा होता है द्वितीय प्रेरणार्थक, ठीक है। जैसे कि अब क्रिया में भी मैं बोलूँ ना, क्रिया में भी दोस्तों दो टाइप से होते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। पहली प्रथम टाइप की होती है, जैसे मैं बोलूँ गिराना, ठीक है। गिरना जो शब्द है दोस्तों, देखिए गिरना, गिरना एक शब्द है ना, अगर गिरना शब्द की मैं बोलूँ प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी, तो ये हो जाएगी गिराना। गिरना शब्द की प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी गिराना, और वहीं गिरना शब्द की मैं बोलूं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी, तो ये हो जाएगा गिरवाना। गिरवाना, गिराना और गिरवाना, ठीक है। गिरना शब्द की दो हमारे प्रेरणार्थक क्रिया हो गई।
प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय। ऐसे ही वाक्य भेद में भी प्रेरणार्थक वाक्य दो टाइप के होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक में दोस्तों जैसे कि पिता पुत्र को लिखना सिखाता है, तो पिता यहाँ पे क्या कर रहा है, पुत्र को लिखना सिखा रहा है, ठीक है, यानी कि पिता पुत्र को प्रेरणा दे रहा है किसकी, लिखने की, और खुद सिखा रहा है। द्वितीय प्रेरणार्थक देखिए, पिता पुत्र द्वारा भिखारी को पैसा देता है, तो इसमें देखिए पिता ने पुत्र को द्वारा भिखारी को दिया, यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया यहाँ पे थर्ड पर्सन तक गई। तो इस चीज को आपने समझना है दोस्तों। पिता पुत्र द्वारा भिखारी को पैसा देता है, ठीक है, पिता ने पहले किसको दिया, पुत्र को, और पुत्र से भी दिलवाया किसको, भिखारी को, यानी कि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया भी हो रही है इसमें, और वाक्य भी हो जाएगा द्वितीय प्रेरणार्थक, ठीक है। तो सिंपली आपको समझना है, और ऐसे आपको ये क्रिया वाला भेद समझना है, क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे भी महत्वपूर्ण है। बाकी अन्वय जो होता है मैं आपको बता ही चुका हूं, वाक्य के पदों में व्याकरण की दृष्टि से लिंग पुरुष वचन कारक आदि में सामंजस्य ही अन्वय कहलाता है। तो वाक्य के जो भी पद होंगे, कर्ता, कर्म, क्रिया, विशेषण, जो भी उसमें उपयोग हो रहा होगा दोस्तों, उसमें लिंग पुरुष वचन कारक आदि का भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैं बोलूं, वह पत्र लिखता है, ठीक है, वह पत्र लिखता है। अब देखिए ये सेंटेंस बिल्कुल क्लियर है। अब मैं यहीं पे ये थोड़ी लिख पाऊंगा कि वह पत्रें लिखता है, ठीक है, पत्रें तो मैं बोलूंगा ही नहीं ना, अब ये गलत हो गया शब्द हमारा व्याकरणिक दृष्टि से। तो व्याकरणिक दृष्टि से भी जो हमारा लिंग पुरुष वचन कारक के आधार पे वाक्य सही होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं कि मोहन मोहन खाना खाती है। अब मोहन जो है भैया मेल है, साफ पता चल रहा है, ठीक है, मोहन खाना खाती है, तो मोहन जो हो जाएगा देखिए खाना खाता है होना चाहिए। तो यहाँ पर तो हमारी क्रिया के आधार पे जो है वाक्य का सामंजस्य नहीं बना। तो कुल मिला के अन्वय वो होते हैं दोस्तों जो वाक्य के पदों में व्याकरण की दृष्टि से लिंग पुरुष वचन कारक आदि में सामंजस्य को दर्शाता है, वही अन्वय कहलाता है वाक्य का, ठीक है। तो सिंपली आपको ये समझना है, ज्यादा इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। चलिए तो यहीं पे सेशन को आप समाप्त करते हैं दोस्तों। बाकी जो हम बता चुका हूं दोस्तों आपको मैं, ठीक है, जो भी हमारा वाक्य होता है दोस्तों, वाक्य का अगर क्रम की बात करें तो सार्थक क्रम मैंने आपको पहले में बताया। उसके अलावा भी अगर मैं बात करूं वाक्य क्रम की, तो सबसे पहले देखिए हिंदी में जो वाक्य होता है, सबसे पहले हिंदी में वाक्य में आपको कर्ता देखने को मिलेगा, ठीक है, कर्ता के बाद मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि आपको कर्म देखने को मिलेगा। कर्म के बाद दोस्तों आपका, ठीक है, आपका क्रिया देखने को आपको मिलेगी, और क्रिया के बाद हमेशा आपकी एक हेल्पिंग वर्ब लगी होगी जिसको सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूं, तो हूं क्या हो जाएगी, सहायक क्रिया है। वह बाजार जाता है, तो जाता है में जो है वो सहायक क्रिया है, ठीक है। ऐसे ही जो अंत में लगते हैं, कई जगह पे नहीं भी लगती, तो कर्ता कर्म क्रिया ये एक सार्थक रूप होता है किसी भी वाक्य का हिंदी में, ठीक है। कर्ता होगा, फिर कर्म होगा, फिर क्रिया होगी। कई जगह पे सहायक क्रिया नहीं होती है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं मैंने खाना खाया, भूतकाल में बोल दिया ना मैंने खाना खाया, तो वहां भाई मैंने, मैं करता हो गया, खाना कर्म हो गया, जो खाया होगा मैंने, तो खाया मतलब क्रिया हो गई, ठीक है। या बोलूं मैंने पपीता खाया, मैंने सेब खाया, तो मैंने जो हो गया कर्ता हो गया, सेब कर्म हो गया, खाया क्रिया हो गई। तो हेल्पिंग वर्ब हर जगह जरूरी नहीं है लगेगी, बट जो हमारे हिंदी में वाक्य का शुद्ध क्रम होता है वो इसी रूप में होता है। कभी क्वेश्चन बन सकता है हिंदी में वाक्य का सार्थक क्रम क्या है, तो कर्ता कर्म क्रिया है, ठीक है, ध्यान रखना। तो दोस्तों यहीं पे सेशन को करेंगे समाप्त। आई होप आप अच्छे से वाक्य भेद समझ पाए होंगे। और लगातार ये सामान्य हिंदी रिवीजन महाकुंभ चल रहा है दोस्तों, और साथ ही बहुत ही धुआंधार पेपर चल रहे हैं हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे, जो कि आगामी वीडियो एग्जाम के लिए तैयार किए गए हैं। 25 फुल एंड प्रैक्टिस सेट चल रहा है विद वीडियो सॉल्यूशन, और साथ ही 90 मॉक टेस्ट इस कोर्स में आपको पहले से दिए जाते हैं। अगर अभी तक भी आपने इनरोल नहीं किया इस कोर्स में तो कीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कोर्स है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। और अच्छे से जितने भी सेशन आ रहे हैं उनको आप देखिए दोस्तों। मैं आपको जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, टिल देन अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय देवभूमि।